पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर की बात कर रही है और हम वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉच लेकर आपके सामने आ गए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार का संघर्ष दिखाई दे रहा है उस संघर्ष का आज 15वां दिन है। 14 दिन पूरे हो गए। बता आपको ये दें कि ईरान के दूसरे आइलैंड्स पर अमेरिका हमला करेगा। ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर के माध्यम से वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉच की हम कर रहे हैं शुरुआत। अमेरिका का अगला निशाना बन सकता है, जी हां, अबू मूसा। ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। हॉर्मुज में बड़ा है तनाव, अमेरिका की सैन्य तैयारी तेज है। ईरान के अहम तेल इलाके अहवाज पर खतरा और उससे जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं बड़ी खबर के माध्यम से। महायुद्ध की ये नॉन स्टॉप लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप पल पल की अपडेट जान पाएं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ईरान के दूसरे आइलैंड्स पर भी अमेरिका हमला करेगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और सीधे तौर पर ईरान को तोड़ने की, उनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश है। हॉर्मुज में तनाव बढ़ा है। अमेरिका की सैन्य जो एक्शन है वो तेज होते जा रहे हैं। ईरान के अहम तेल इलाकों पर विशेष तौर पर आवाज पर खतरा है। बड़ी जानकारी है। ईरान के दूसरे आइलैंड्स पर अमेरिका किस प्रकार से हमले की तैयारी कर रहा है, बड़ी खबर है ये। अमेरिका का अगला निशाना अबू मूसा बन सकता है। हॉर्मुज में तनाव और ये इससे संबंधित बड़ी जानकारियां लगातार जो खाड़ी देशों से निकलकर सामने आ रही, विशेष तौर पर मिडिल ईस्ट में किस प्रकार की हलचल है, इजराइल और यूएस मिलकर किस प्रकार से अटैक्स कर रहे हैं, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुबह से हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है और ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी बहस उसी समुद्री रास्ते पर है जिस पर दुनिया की ऊर्जा टिकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग आज 15वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। 14 दिन, 2 हफ्ते हो गए थे कल ही पूरे। खाड़ी का पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है, यह कहना गलत नहीं होगा। हमले लगातार जारी हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, माइंड गेम खेले जा रहे हैं, नैरेटिव सेट हो रहा है और इस टकराव की गूंज अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सुनाई दिखाई दे रही है। जी हां, वैश्विक तौर पर अगर हम समझें तो बड़ा झटका कई देशों को लगने लगा है इन 15 दिनों में ही। लेकिन इस युद्ध और तनाव के बीच एक खबर भारत के आत्मविश्वास, रणनीति और समुद्री ताकत को भी दर्शा रही है। भारत का एलपीजी यानी रसोई गैस लेकर जा रहा जहाज शिवालिक शुक्रवार रात सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर गया है। जी हां, वही हॉर्मुज स्ट्रेट जहां पर कहा जा रहा है कि माइंस बिछा दी है ईरान ने और दुनिया भर का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। इसकी वजह से वहां से भारतीय जहाज निकल रहे हैं। इससे पहले पुष्पक निकला था, ये भी आपको बता दें। देखिए, दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरती है और जहां इस समय युद्ध का साया मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार यह जहाज 7 मार्च को कतर से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। यह कोई साधारण जहाज नहीं है, यह भारत की सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जहाज है। यह आपको बता दें, जिसकी क्षमता करीब 55,000 टन एलपीजी ले जाने की है। अब सोचिए, इतनी बड़ी खेप भारत पहुंच रही है ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर डर और अनिश्चितता में है। भारत का यह जहाज सुरक्षित निकलना सिर्फ एक समुद्री यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक मजबूती और कूटनीतिक संतुलन का बड़ा संदेश है। इस बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमारा मित्र देश है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को सुरक्षित रास्ता देगा। यह बात ऑफिशियल है। फताली ने बयान दिया, यह भी कहा कि भारत और ईरान के हित कई मामलों में समान है और मौजूदा हालात में दोनों देशों के संबंध और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो सख्त रुख अपनाया हुआ है, जो लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया की चिंता क्यों बढ़ गई है। अगर इस समुद्री रास्ते पर नाकेबंदी होती है, क्या वैश्विक तेल सप्लाई हिल जाएगी? 20% तेल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी इस स्थिति पर चिंता जता चुका है। हरदीप सिंह पुरी जी बाकायदा संसद में संबोधित कर चुके हैं, अलग से भी बयान जारी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल साफ है, क्या जंग का अगला बड़ा मोर्चा हॉर्मुज स्ट्रेट बनने वाला है क्या?
ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो यूएस वहां पर बड़े अटैक कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। क्या आर्थिक मंदी की तरफ दुनिया जा सकती है? ये तमाम बहुत बड़े सवाल हैं। इन्हीं बड़े सवालों पर आज होगी देश की सबसे तीखी बहस। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हॉर्मुज की जंग है, दुनिया की सांस यहां क्यों आकर अटक गई है। कहने को तो 20%, लेकिन 20% कितना बड़ा दबाव बनाने लगा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज उसी की हम बात करेंगे। ये देखिए, पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, और खाग आइलैंड की बात भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टिका हुआ है पूरा ईरान यहां पर, और ये जो अटैक यहां पर जारी हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सबके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा शुरुआत से पहले दिन से हो रही है। दुनिया का 20% तेल का यह अहम समुद्री मार्ग है, और हालांकि भारत ने सफलता ज़रूर प्राप्त की है, लेकिन ये जो भौगोलिक स्थिति वहाँ की है उसकी वजह से बहुत दिक्कतें कई सारे देशों को हो सकती है। लेकिन एलपीजी संकट की जो भारत में चर्चाएं और जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उसको लेकर भी समझना बहुत ज़रूरी है तमाम लोगों को, जो बहुत पैनिक समझ रहे हैं इस सिचुएशन को। बल्कि ऐसा है नहीं, कई सारे दिनों का रिजर्व भारत के पास, लेकिन ये जो ब्लैक मार्केटिंग और तमाम चीज़ें हो रही हैं, आपदा में अवसर लोग तलाश रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन कमी कोई नहीं है। ये भारत सरकार कई बार कह चुकी है। और ये जो शिवालिक पहुंच रहा है तो पुष्पक पहुंचा, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो भारत को राहत देने वाली हैं। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट से संबंधित जो अपडेट्स आ रही हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विश्वनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। कर्नल विनय कुमार व्याला जी हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। और कमांडर भूषण दीवान सर स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कमांडर भूषण दीवान सर, आप 15वें दिन के तक चले इस युद्ध में, अब तक क्या क्या देखा वो जरा बताइए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इतनी चर्चा हो क्यों रही है? क्या वाकई में वो करने में कामयाब ईरान वहां हो चुका है जिसकी धमकियां वो लगातार दे रहा था? बिल्कुल आशीष जी, जो कह रहा था ईरान वही हो रहा है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि 20% जो दुनिया का ऑयल यहां से जाता है उससे इतनी त्राहिमाम मची हुई है, ये वेल नोन है। देखिए, भारत का 80% यहां से आता है। हमारे 5 बिलियन बैरल्स पर डे यहां से लेते हैं, और इसकी कीमत, इसकी जो है, जो ये हमारा 80% तो ये है, मतलब इसका चीन भी लेता है यहां से, जापान भी लेता है, और साउथ कोरिया भी लेता है। तो सवाल ये है कि ये अगर जब बंद होगा, और आप देख लेना 3 दिन भी अगर और बंद होगा, इफेक्टिवली तो अभी बंद है ही है, ये 3 दिन भी और बंद रहा तो ये $120 पर बैरल हो जाएगा। और ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। अभी अमेरिका ने यूएसएस ट्रिपोली, जो हेलीकॉप्टर कैरियर है, एलएचए हेलीकॉप्टर कैरियर है, एलएचए है एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये लैंडिंग भी करता है, ये पहुंच रहा है 2500 मरीन से, ये 10-12 दिन में पहुंचेगा। उनका काम क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसे सभी को मिले, और आईआरजीसी का काम क्या है कि टैंकरों को दबा दिया जाए। ठीक है, ईरान, इंडिया के छोड़ के, रशिया के छोड़ के, चीन के छोड़ के, तो ये लड़ाई एकदम गुत्था गुत्था हेड ऑन हो रही है। और ये जो आएंगे मरीन्स, ये खाली एयरक्राफ्ट इसको भी बचाएंगे, और ये इसको हॉर्मुज से ट्रैफिक को चालू रखेंगे। उसके बाद ये कहीं कहीं ईरान के शोर पे लैंड भी कर सकते हैं, और लैंड करके अटैक करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और खर्ग आइलैंड में जो अटैक किया है, 90% प्रोडक्शन, देखिए रोजाना की डेट में, आम समय के डेट में 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे ईरान से आता था। अभी ये कई दिन, 15 दिन से 1.25 मिलियन बैरल आ रहा है। फिर से बता दूं, हम 5 मिलियन बैरल लेते हैं, इसमें से हम इराक से भी लेते हैं 2 बिलियन, और सऊदी से भी लेते हैं, ईरान से बहुत कम लेते थे हम। तो सवाल ये है कि पूरे पर्शियन गल्फ जो 1000 किलोमीटर है नीचे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेके ऊपर तक, लगभग 200 किलोमीटर, वो जब बाधित हो जाएगी तो ये बहुत भारी संकट दुनिया को पहुंचाएगा। ठीक है सर। और
इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। मेजर जनरल पीके सहगल सर भी हमारे साथ हैं। सहगल सर, आप किस प्रकार से देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और खर्क पे जो अटैक हुआ है, 90% प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं वहां पर, और इतना बड़ा अटैक वहां पर, उसके बाद में अब किस दिशा में ये जंग बढ़ रहा है? टारगेट्स क्या बदल गए हैं यूएस के, वो किस प्रकार से यहाँ से आगे बढ़ रहा है? एक चीज़। दूसरी चीज़, ये क्या ये संभव है कि ईरान पूर्ण रूप से ब्लॉक कर पाए हॉर्मुज को, और क्या यह भी संभव है कि उस ब्लॉकेज को यूएस अपनी सैन्य शक्ति से खत्म कर सकता है, हटा सकता है? क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अब ध्यान केंद्रित हो गया है सभी का, ये कहना सही होगा अभी? देखो, आपके एक सवाल के अंदर अनेकों सवाल थे। हाँ जी सर। सबसे पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दुनिया के लिए बहुत ही अहम है, हाँ। क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से आता है। हिंदुस्तान की बड़ी बहुत जबरदस्त डिपेंडेंसी है। हमारा 60% ऑयल एंड गैस यहाँ से आता है, 88% नेचुरल गैस यहाँ से आता है, 20% एलएनजी आता है। जहाँ तक जापान का ताल्लुक है, जापान 90% यहाँ पे डिपेंडेंट है। साउथ कोरिया भी ऑलमोस्ट 80 to 90% डिपेंडेंट है। चाइना भी बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है। यूरोप भी डिपेंडेंट है और ग्लोबल साउथ भी डिपेंडेंट है। दूसरा, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान बड़े पैमाने पर इसको इकोनॉमिक वॉरफेयर कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर दुनिया सफर करेगी, इसमें सारे के सारे दुनिया सफर करेगी, और दुनिया सफर करेगी तो दुनिया जो है, और जो जीसीसी कंट्रीज है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनका तो ऑयल बाहर निकल नहीं सकता। तो जबरदस्त प्रेशर डालेंगे वो अमेरिका के ऊपर कि इस जंग को खत्म करे, क्योंकि जंग शुरू भी अमेरिका ने की थी और इसराइल ने खत्म भी उन्हीं को करनी होगी। तीसरा जो है, अपने खड़ग आइलैंड की बात की। खड़ग आइलैंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड है। 90% जो है ईरान का ऑयल जो है एक्सपोर्ट होता है चाइना के लिए इसी आइलैंड के माध्यम से। अमेरिका कह रहा है कि हमने खड़ग आइलैंड को बहुत बड़े पैमाने पर बर्बाद किया है, लेकिन उनके जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं किया, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि अगर आपने हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया तो हम मिडिल ईस्ट में पूरी मिडिल में आग लगा देंगे। उन्होंने अमेरिकन एम्बेसीज के ऊपर हमला किया है, उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमला करना शुरू किया, डीसलाइनेशन प्लांट्स के ऊपर हमला करना शुरू किया है, और यहाँ तक के कुछ रेजिडेंशियल एरियाज और एयरपोर्ट्स के ऊपर भी हमला किया। अभी जो लेटेस्ट हमले हो रहे हैं उनके बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भी हमले कर रहे हैं जी। और ये इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत ही एक किस्म से मुसीबत की घड़ी होगी। ठीक है सर। आप जी सर, आप प्लीज़ बने रहेगा। ये बार ओपनिंग रिमार्क जो बाकी पैनलिस्ट आपके साथ है उनका भी ले लें, फिर हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 5:30 तक हम इस पर बात करने जा रहे हैं आज। विश्वनाथ मिश्रा सर, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इन 14 दिनों को जो कल समाप्त हुआ, आज 15वां दिन, और आज भी बड़े हमले लगातार जारी हैं। ईरान की स्थिति इस वक्त आपको कैसी दिख रही है, और भारत की भूमिका को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत खबरें आ रही हैं कि हमने अपने जहाज़ निकालने में कामयाबी प्राप्त की है। किस प्रकार से आप इसको देख रहे हैं विश्वनाथ मिश्रा जी? विश्वनाथ जी, आवाज मिल रही मेरी आपको? मिश्रा जी को बोलो अनम्यूट करें। अनम्यूट कर लीजिए सर एक बार। आवाज नहीं आ रही भाई। पीसीआर एक बार प्लीज देखिएगा, कुछ टेक्निकल एरर है। आवाज़ नहीं आ रही है विश्वनाथ जी की, ट्राइंग अलॉट, लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जो विदेश मामलों के जानकार संजू श्रीवास्तव जी, वो भी अब स्क्रीन से गायब हो गए, लेकिन उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करते। लेकिन कमांडर भूषण दीवान सर, किस दिशा में अभी ये वॉर आगे बढ़ रहा है, ये ज़रा समझाइए। और क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हमने बात की, लेकिन क्या अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही निशाना रहेगा अगले कुछ दिनों तक? क्योंकि असर अब दुनिया पे पड़ने जा रहा है, और ईरान का अगला मूव यहाँ से क्या हो सकता है? सरेंडर जो कहा जा रहा है करने के लिए ईरान को, क्या उस दिशा में कुछ कामयाबी ईरान यूएस को प्राप्त हो पाई है कि उनको डिप्लोमेटिक सरेंडर या कुछ करा पाए? उस दिशा में कितना सफल हुआ है यूएस सर, यूएस और इजराइल? बिल्कुल सफल नहीं हुआ है। बड़े अनप्लान तरीके से अचानक ये लोग अमेरिका इसमें कूद गया है इजराइल के कहने पे। और खबर ये भी है सऊदी अरेबिया के एमबीएस सुलेमान के कहने पे भी। क्यों? एमबीएस भी कहते रहे अमेरिका को अटैक करो, ताकि हमारा पड़ोसी जो 200 किलोमीटर दूर बैठा है हमसे ज्यादा पावरफुल ना बने। वो शिया है, हम सुन्नी हैं, और ये पावरफुल बन गया तो सारी उम्र हमें तकलीफ देगा। और इजराइल के तो और भी खतरा है, अगर न्यूक्लियर वेपन बनता है, ईरान के पास आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल को तो वो उन्होंने कहा हुआ है, साफ कहा हुआ है कि हमने ज़ायनिस्ट को तबाह कर देना, दुनिया से उनका नामो निशान मिटा देना है। इसके चलते पर लबोलबाब ये है, जो भी है, बिना तैयारी करके इन्होंने छलांग मारी है। क्यों?
इन्होंने कई लोगों से अमेरिका में आपस में सलाह वाला करके अटैक कर दिया है। इनको नहीं तो पता। आप मुझे बताएं, चौथे दिन ही अमेरिका कह रहा था हमने ऑर्डर दिया है फैक्ट्रियों को और असला प्रोड्यूस करो। हमारे जो इंटरसेप्टर खत्म हो गए, जी। हमारे थाड खत्म हो गए, रेडार खत्म हो गए, हमारी मिसाइलें खत्म हो रही, ये पेट्रियट। और अभी आप देखो सडनली अभी आप एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर लाया जा रहा है वहां पे। तो अनप्लान तरीके से काम हो रहा है। तो इसके चलते मेरे को तो ये खतरा लगता है कि ये बात जब क्या होता है ना, जब किसी के कंट्रोल में नहीं होती, बातें बिगड़ जाती हैं, तो अमेरिका कहीं वो जो 1945 में काम किया था वो वाला काम ना कर दे। क्योंकि जो आदमी गुस्सैल होता है, जिस ट्रंप साहब हैं, ईगो मास्टर होता है, उसके जब इरादे नेस्तनाबूत होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरता है वो। देखिए दुनिया के लिए बहुत खतरे में डाला है दुनिया इन सबको। तो ये देखिए क्या होता है। हम लगातार बात कर रहे हैं, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और बता आपको ये दें कि लगातार यूएस का अटैक जारी है। महायुद्ध की नॉन स्टॉप लाइव कवरेज हम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि आप तक हर जानकारी पहुंचाएं और इसका क्या इम्पैक्ट भारत पर पड़ रहा है, साथ साथ में साउथ एशिया पर इसका क्या इम्पैक्ट है और किस प्रकार से किसको कितनी कामयाबी अब तक इन 14-15 दिनों में मिली है। इन सभी चीज़ों का निचोड़ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बड़े बड़े जो विमान जहाज हैं पानी के वो पहुंच रहे हैं भारत के, विशेष तौर पर तमाम जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स की बात हो या ऑयल की बात हो। लेकिन सबके बीच में जो चुनौतियां हैं पूरी दुनिया के सामने, जो वैश्विक संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि लगातार यूएस अटैक कर रहा है और वो ईरान भी सामने से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चीज़ों को समझना कि ये हॉर्मुज की जो जंग है वो किस कदर अब यहाँ से आगे बढ़ रही है। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं। एक बार पुनः हम बढ़ेंगे संजीव श्रीवास्तव सर की तरफ। संजीव जी, ये 14-15 दिन लगातार संघर्ष हमने देखा, यूएस की तरफ से तमाम बयान दिए गए, ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। थोड़ी देर पहले बुशरा दीवान जी ने कहा कि अमेरिका तैयारी के साथ नहीं आया था, वो दिखा भी, वो इनफैक्ट वो दिखा भी, बस वो कूद गए थे वेनेजुएला समझकर, लेकिन वैसा मामला रहा नहीं, अब लंबा खिंच गया है मामला। लेकिन इसी को उलट अगर मैं आपसे समझूं तो क्या आप ये बता पाएंगे कि ईरान तैयारी में था, ईरान को पता था और ईरान इसकी तैयारी लंबे समय से कर रहा था, शायद इसीलिए ईरान अब तक टिका भी हुआ है। संजीव जी। ये देखिए, ये युद्ध जाहिर है कि लगातार जारी है, लेकिन इसके जो जेनेसिस, जो इसका जो रियल जो रीजन है, उसके जो कारण है वो बहुत गहरे हैं। और इस बात को भी हमें समझना होगा कि जिस तरीके से ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो इजराइल के प्रति अपना जो सोच रखती रही है, इजराइल के प्रति जो जाहिर है कि उसकी नफरत वाली सोच रही, इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने के वो मंसूबे पाल रखे थे और यहूदियों को वाइप आउट करने के मंसूबे पाल रखे थे। स्टेट ऑफ इजराइल को तो इस्लामिक रिजीम रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है। तो ऐसे में जो यहूदियों के साथ उनका जो एक टकराव था, जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो उनकी सोच थी, वो जो है इसका एक कारण है। दूसरा, जो आतंकवाद को इस्लामिक रिजीम को सपोर्ट करने का उसका जो पूरा सोच रही है, आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, जाहिर है कि उसी के ईरानियन इस्लामिक रिजीम के जो है प्रॉक्सीज रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि इस युद्ध की जो शुरुआत है वो 7 अक्टूबर 2023 को ही हुई थी, जिसके कि आप कल्मिनेशन को आप देख रहे हैं। और ये जो हमला है, ये जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा किया गया है, वो एक न दिन ईरान के ऊपर होना था, क्योंकि ईरान अपने जो मंसूबों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं ला रहा था और अपने बातों पर अड़ा हुआ था। ऑफर जरूर दिए गए थे बातचीत करने के, डील से इत्यादि करने के, लेकिन ईरान ने कोई उसमें सब्सटेंशियल प्रोग्रेस नहीं दिखाई। तो देखिए, इजराइल तो इसके लिए वर्षों से तैयारी कर रहा था। आपने पूछा है कि इस्लामिक रिजीम क्या तैयारी करके बैठी थी, वो भी अगर बैठे थे तो इजराइल भी जाहिर है कि वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा था, और इजराइल भी इसके लिए बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो 1979 से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसने हमेशा से ईरान की रिजीम को टारगेट करने के बारे में हमेशा सभी राष्ट्रपतियों ने विचार किया, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, क्योंकि जो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल वाली जो सोच इस्लामिक रिजीम की रही, उसकी जो सोच एक टकराव वाली सोच थी। और ये जो एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस का जो प्रोसेस अब्राहम एकॉर्ड्स के पास बात शुरू हुआ था, उसको तोड़ने के लिए जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो एक शैतानी सोच के साथ जो हमास ने हमला किया इजराइल के ऊपर, उसके बाद से इस युद्ध की शुरुआत हो गई थी। पहले
प्रॉक्सीज टारगेट किए गए और उसके बाद अभी इस्लामिक रिजीम सीधे सीधे हिट हुई है। तो ये हमला एक दिन होना था, लेकिन उसका मैं आगे मैं ये देखता हूं कि दोनों ही पक्षों को यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका ने जाहिर है कि इस्लामिक रिजीम को बहुत ही सब्सटेंशियली डिग्रेड किया है, उसके टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमने सेकंड रन इतना सब कर दिया सर, लेकिन इन सबका असर ईरान पर पड़ा नहीं। विश्वनाथ जी, मेरी आवाज मिल रही सर आपको? विश्वनाथ जी की आवाज नहीं आ रही पीसीआर, प्लीज देखिए सर। आप एक बार प्लीज कुछ बोलिए विश्वनाथ मिश्रा सर। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये चर्चा का केंद्र अब बन गया है इस युद्ध में। किस प्रकार से देखते हैं आप इन परिस्थितियों को? सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। संजीव श्रीवास्तव जी की तरफ ही मैं बढ़ूंगा। सर हाँ कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ देखिए इसका जो रास्ता है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी ही है, और दोनों ही पक्षों को नेगोशिएटिंग टेबल पर आना होगा। विशेष रूप से ईरानियन इस्लामिक रिजीम के को समझना होगा कि 28 फरवरी के पहले और 28 फरवरी के बाद उनकी दुनिया बहुत बदल चुकी है, और यदि अभी भी वो पुराने रुख पर कायम रहे तो आने वाले दिन और भी ज्यादा संकट वाले होंगे। क्योंकि अभी देखिए, अगर इस्लामिक रिजीम फाइट कर रहे हैं, मार्टरडम है, मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे इत्यादि इत्यादि वाली अगर सोच है, तो इजराइल के पास भी उसी कम सोच नहीं है। इजराइल भी इसी तरीके की सोच रखता है, और अमेरिका भी ऐसी ही सोच रखता है। अमेरिका ने आज तक कोई बैटल नहीं हारी। अमेरिका समय से जरूर हारा है, उसको विड्रॉ करने पड़े हैं, लेकिन अमेरिका की मिलिट्री माइट $900 बिलियन के ज्यादा वाला जो बजट वाला राष्ट्र है, उसको यदि आप हराने के बारे में सोचेंगे तो अमेरिका भी नहीं हारने वाला। लड़ाई होगी, लड़ाई चलेगी, और ये लंबी चल सकती है। अगर इस्लामिक रिजीम अभी भी अपने रूप में बदलाव नहीं लाती है, तो फिर आने वाला समय बहुत ही कठिन होगा।